हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल साइंस एकेडमिक पॉइंट में। और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं आरोह भाग 2 का पाठ द्वितीय, जो कि है आलोक धनवा जी द्वारा लिखित कविता पतंग। तो प्यारे बच्चों, आइए हम आलोक धनवा जी द्वारा लिखित पतंग पाठ का अध्ययन शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आलोक धनवा जी के बारे में बता दूं कि उनका जन्म सन 1948 में बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। उनकी काव्य की यदि मैं विशेषता बताऊं तो वह यह है कि वह बहुत ही सरलता से ग्रहण करने योग्य है। उन्होंने बाल्यावस्था में ही कविताएं लिखनी प्रारंभ कर दी थी। इनके काव्य की एक विशेषता यह भी है कि इनकी कविताएं सहज भाव से लोगों को कंठस्थ हो जाती हैं, याद हो जाती हैं। उनके भावार्थ भी लगभग लोगों को समझ में आ जाते हैं। इनका एकमात्र काव्य संग्रह जो प्रकाशित हुआ है वह है दुनिया रोज बनती है, और इसी काव्य संग्रह में से यह पाठ पतंग लिया गया है। तो आइए हम इस कविता का अध्ययन करते हैं। सबसे तेज बाछौरे गई भादो गया। देखिए यहां पर कितने साधारण शब्दों के अंदर कवि ने अपनी बात रखने का प्रयास किया है। सबसे तेज मतलब कि बहुत तेज। जिस मौसम में मूसलाधार वर्षा होती है, जो मूसलाधार वर्षा का समय जो महीना था वह चला गया, और भादो जो ऋतु होती है वह वर्षा की ऋतु होती है। इसमें वर्षा बहुत ही तीव्रता के साथ होती है। इस महीने की एक और विशेषता होती है। आप देखते होंगे कि जो पानी वाले बादल होते हैं वह काले काले होते हैं, छाए रहते हैं। इस समय जो है मूसलाधार वर्षा तो होती है, तेज तेज आंधियां भी चलती है, अंधड़ भी चलते हैं, अर्थात लोगों को तकलीफ होती है, पीड़ा होती है। तो कह रहा है कवि, सबसे तेज बाछौरों वाला जो मौसम था बरसात का, जो कष्टप्रद मौसम था वह अब चला गया। अब क्या हुआ? सवेरा हुआ। वो अंधेरा और सवेरा हुआ। सवेरा होने का अर्थ यह है कि जब कठिनाई की रात्रि बीत गई तो फिर सुबह हो गई, और सुबह हुई तो क्या हुआ? खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। खरगोश की आंखों की उपमा दी गई है सुबह की। सूर्य की जो सूर्य उदय होता है तो आपने देखा होगा सूर्य उदय के समय लाल दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर कवि ने कितना सुंदर उपमा दी है। खरगोश यदि हम लोग देखते हैं तो क्या होता है, उसके बाल बड़े मुलायम होते हैं, और सफेद सफेद श्वेत अगर हम खरगोश देखें तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो सफेद सफेद बादल, मुलायम बादल, कोमल बादल, और उसमें जो सूर्य है वो लालिमा लिए हुए। कैसे लिया हुआ है? जैसे कि खरगोश की लाल आंखें, उस तरह से वह लेके सूर्य चल रहा है। शरद आया पुलों को पार करते हुए। शरद, यहाँ पे शरद यादव जी या शरद पवार जी की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है शरद ऋतु की। और शरद ऋतु का भी यहाँ पे मानवीकरण किया गया है। शरद को एक बालक के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास, अद्भुत प्रयास कवि ने किया है। इससे पहले किसी कवि ने ऐसा कार्य करने का प्रयास नहीं किया है कि शरद को बालक के रूप में प्रस्तुत करे। यह देखिए कवि की विशेषता है। कहा शरद आया पुलों को पार करते हुए। अब पुलों को पार करना, पुल आपने देखा होगा कि क्या करता है कि दो नदियों, एक नदी के दोनों किनारों को मिलाने का कार्य करता है। तो पुल आपने देखा है ना, या फिर एक सड़क को दूसरे सड़क से मिलाने का काम करता है। तो वह दो किनारों को एक करने का काम करता है। तो यहाँ पे क्या पुल है? यहाँ पे कौन सा पुल बन गया? यहाँ पे पुल यह है कि कवि कह रहा है कि जो भादो का महीना था
और शरद का महीना, इसके बीच में एक पुल बन गया। वो उस पुल के ऊपर कौन आया? शरद, एक छोटे से बच्चे के रूप में, जो बच्चा चंचल है। कैसा है? पुलों को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। बताया कि शरद नाम का शरद ऋतु जो है, एक बालक के रूप में अपनी नई, किसी बच्चे को नई साइकिल मिल जाए तो कितना प्रसन्न होता है, खुश होता है, खूब तेजी से चलाता हुआ आता है, दिखाता है अपने दोस्तों को, मित्रों को। तो उसी तरह से ये शरद भी साइकिल पर सवार होकर खूब तेजी से चलता हुआ, पुलों को पार करता हुआ, उस पर से भादों से के मौसम को पार करते हुए इस शरद ऋतु की तरफ आ रहा है। और क्या हो रहा है? चमकीली साइकिल। चमकीली का क्या मतलब हुआ? कि जो आसमान में जो बादल जो छाए हैं, जो आसमान में जो बादल हैं, पहले तो क्या थे? भादों ऋतु में काले थे, अब वो सफेद हो गए, साफ हैं, स्वच्छ हैं, चमकीले हैं। तो वो चमक रही है साइकिल, तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए। घंटी बजाते हुए, जो साइकिल की जो घंटी, मतलब कि बजाते हुए, जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, वह क्या करने का प्रयास कर रहा है? कि वो तेज साइकिल चलाते हुए आकर लोगों का ध्यान, अपने मित्रों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है। तेज तेज जो घंटी, आपने देखा होगा कि कोई पेपर वाला यहाँ आता है तो उस विशेष प्रकार से घंटी बजाता है। कोई आइसक्रीम वाला आता है, उसकी घंटी कुछ विशेष प्रकार की होती है। तो यह भी एक विशेष प्रकार की घंटी बजा रहा है। किसके लिए? इसका संकेत उन बच्चों के लिए है, अभी हम आगे समझते हैं। चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। किन बच्चों को? जो बच्चे पतंग उड़ाने के लिए ललायित हैं, उन बच्चों को बुलाने के लिए उनको सांकेतिक इशारा करता है कि आओ, मैं आ गया हूं, अब ये पतंग उड़ाने का सुंदर सुहावना मौसम आ चुका है, तुम लोग आओ। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। और इस समय क्या जो है, वातावरण ऐसा सुंदर हो जाता है, रमणीक हो जाता है, बादल इतने कोमल हो जाते हैं, हवाएं इतनी अच्छी प्रकार से मंद मंद गति से बहती हुई चलती हैं कि इसमें पतंग जब उड़ती है तो उसको जो है स्वाभाविक जो है गति मिल जाती है उड़ने के लिए, स्वाभाविक उसको जो है जगह मिल जाती है कि वह उड़ सके। तो आइए हम अब आगे बढ़ते हैं। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। यहां पर आप देख रहे होंगे इन पंक्तियों में पतंग का वर्णन किया गया है कि पतंग कैसे बनती है। पतंग आपने जब देखा होगा अपने हाथों में लेकर तो क्या पाया होगा कि पतंग बहुत ही पतले कागज से बनती है। उसमें फिर आपने देखा होगा कि बांस की बहुत ही पतली सी कमानी भी लगाई जाती है। तो वो बताया कि दुनिया की सबसे हल्की, तो वो जो कागज है वो दुनिया का सबसे हल्का कागज है, और जो कमानी जिन बांस के तीलियों से बनाई गई है वह भी सबसे पतली है। तो यह बोला कि वह उड़ सके, वह इशारा करते हुए शरद अपनी साइकिल के माध्यम से आता है, बच्चों को संकेत के माध्यम से बुलाकर कहता है कि आओ, पतंग उड़ाने का समय, पतंग उड़ाने का मौसम आ चुका है। और बच्चे आ जाते हैं। तब क्या होता है कि शुरू हो सके शीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। कवि कहता है कि जब बच्चे पतंग उड़ाने लगते हैं, जब पतंग उड़ाने में तल्लीन हो जाते हैं, तो क्या होता है कि एक अद्भुत दुनिया सज जाती है। कैसी दुनिया? जिसमें जब बच्चे पतंग खूब ऊपर उड़ रही होती है, एक दूसरे के पतंग से पतंग लड़ाते हैं, तो क्या होता है, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, किलकारियां मारते हैं, सीटियां बजाते हैं। जिसकी पतंग, किसी की पतंग कट गई तो वो खूब तेज सीटी बजाता है, खूब तेज हर्ष से चिल्लाता है। तो वही बोला कि वह दुनिया शुरू हो सके। और ये जो पतंगे हैं आसमान में लहराती हुई भिन्न भिन्न रंगों की, ऐसी लगती है कि आकाश में इतनी ऊंचाई पर कि मानो तितलियां उड़ रही हों, नाजुक नाजुक कोमल कोमल तितलियां उड़ रही हों।
आगे कवि कहता है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को नरम बनाते हुए। कवि यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से उन कोमलांगी बच्चों का वर्णन कर रहे हैं, मासूम बच्चों का वर्णन कर रहे हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास आपने देखा होगा, रुई कितना मुलायम होता है। तो ये बच्चे जन्म से ही कोमल होते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो कैसा होता है, कोमल होता है ना। और छोटे छोटे बच्चों के अंग भी कोमल होते हैं। तो वही बताया है कवि ने कि जन्म से ही वो अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। पृथ्वी घूमती तो है लेकिन किसी के पैरों के पास तो नहीं घूमती है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब बच्चे पतंग उड़ाने के क्रम में दौड़ते हैं, घूम तो लगता है बेचैन होकर दौड़ते हैं। उनको ये भी सुध बुध नहीं रहती कि गिरेंगे उठेंगे, हैं, दौड़ने लगते हैं, दौड़ते हैं, आगे बढ़ते पीछे बढ़ते हैं। तो उस क्रम में ऐसा लगता है उनकी बेचैनी इतनी होती है कि मानो पूरी पृथ्वी का उन्होंने परिक्रमा कर लिया है, पूरी पृथ्वी ही घूम के उनके पास आ गई है, उनके पैरों के पास आ गई, पैरों तक सिमट गई है पूरी पृथ्वी। फिर आगे कहते हैं कवि, छतों को नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वह पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। कवि के कहने का तात्पर्य यहाँ पे क्या है कि बताया कि जो छत, हम लोगों की जो छत है, आप लोग छतों पर जाते होंगे तो क्या है, छत कंक्रीट की बनी हुई है, बहुत ही कठोर है। लेकिन पतंग उड़ाने के क्रम में बच्चों को उसकी कठोरता का अनुभव ही नहीं होता। उनको ये लगता ही नहीं कि हम उस पर गिरेंगे या हमारे पैरों में चोट लग जाएगी, या हमारे गिरे तो हमारे शरीर पे भी चोट लग जाएगी। वो उनको लगता है कि ये छतें बहुत ही कोमल हो चुकी हैं और चारों दिशाओं में जो कोलाहल जो हल्ला मचा हुआ है, जो पूरी जगह जो है शोर बच्चों का सुनाई पड़ रहा है, हर्ष से भरे हुए शब्द सुनाई पड़ रहे हैं। वो क्या बता रहे हैं कि सारी दिशाएं उससे क्या हो जाइए, गुंजायमान हो जा रही हैं। चाहे इसका मतलब यह हुआ कि आप पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जो दिशाएं हैं, चारों दिशाओं में बच्चे पतंग उड़ाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और चारों दिशाओं से उनकी आवाजें भी आ रही हैं। और मृदंग एक वाद्य यंत्र होता है, यहाँ पर बच्चों के शोर को ही, उस शोर की जो उपमा दी गई है वो मृदंग का जो है जब बजता है तो मन जो है उत्साहित हो उठता है, मन आनंद से भर उठता है। यहाँ भी कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चों का जो वह शोर है, किलकारियां हैं, वह कैसी हैं, मृदंग की भांति मन को सुकून पहुंचाने वाली हैं। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, पेंग आपने देखा होगा, जब हम लोग झूला झूलते हैं तो कभी जब झूला ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, इसी को ऊपर नीचे आने के जो क्रम है इसी को पेंग भरना कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बच्चे झूला तो झूल नहीं रहे हैं पतंग उड़ाते हुए, बच्चे आगे कभी पतंग को बढ़ाते हुए आगे जा रहे हैं, फिर उसी तरह से पीछे की ओर आ रहे हैं। तो आगे पीछे जाने के क्रम में ऐसा लग रहा है मानो कि वह पेंगे भर रहे हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। डाल जो है, अब जब आपने जो झूला देख, पहले तो झूले क्या पड़ते थे, पेड़ों की शाखाओं पे ही पड़ते थे, उनकी डालियों पे पड़ते थे। तो वह जैसे जैसे झूला ऊपर नीचे होता था तो वो पेड़ की शाखाएं भी हिलती थी। तो वो कवि ने उसी का वर्णन किया है कि यहाँ पर क्या है, उनके लचीले शरीर से वर्णन है कि उनका शरीर लचीला आगे बढ़ता हुआ फिर पीछे आते हुए क्रम में ऐसा प्रतीत होता है। झूलों के पेंगों जैसे जब बच्चे आगे पीछे होते हैं और उसी तरह से जब शाखाएं भी आगे पीछे की ओर डोलती हुई दिखाई पड़ती हैं, तो उसी समय क्या होता है, आगे कवि कहता है, छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। कवि कहता है जब बच्चे इसी क्रम में आगे पीछे हो रहे होते हैं तब तक कब वह छतों के एकदम कोने तक, किनारों तक पहुंच जाते हैं,
जहां से गिरने के बाद से छत से सीधे नीचे गिर सकते हैं। लेकिन तभी कोई बच्चा चिल्लाता, अरे तुम कोने पहुंच गए हो, और तब वह तुरंत पतंग की ओर देखते हुए आगे की ओर आकर्षित हो जाता है, आगे की ओर अग्रसर हो जाता है, आगे बढ़ जाता है और उस खतरनाक किनारे से गिरने से बच जाता है। सिर्फ और क्या होता है, इस क्रम में क्या होता है, रोमांच भर उठता है बच्चों के अंदर, वो रोमांचित हो उठते हैं। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं। महज एक धागे के सहारे जब पतंग ऊपर उड़ रही हैं और वो रोमांचित हो जाते हैं, और जब हम रोमांचित होते हैं तो क्या होता है, आपने देखा होगा कि हमारे जो रोम छिद्र हैं इसमें से रोए खड़े हो जाते हैं। ये हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे छिद्र हैं, तो यहाँ पे भी देख रोमांचित शरीर। जब शरीर कब रोमांचित होता है, जब हम कुछ बड़ा करते हैं, कुछ जो है अलग करते हैं, और जब हमने किसी को पतंग काट दिया तो हम और उत्साहित हो जाते हैं, रोमांच हमारा बढ़ जाता है, हमारी पतंग सबसे ऊपर उड़ रही है। यह भाव जब हमारे अंदर आता है तो हमारा रोमांच और बढ़ जाता है, और जब पतंग और भी ऊंचाइयों को छूने लगती हैं तो लगता है कि वह एक धागा, एक महीन सा धागा, एक पतला सा धागा, उसी ने उनको बचा लिया है। क्या ऐसा संभव है वास्तव में कि पतंग का धागा गिरते हुए छत से बच्चे को बचा ले? लेकिन नहीं, वो रोमांचित होना उसका, वह पतंग को असीम ऊंचाइयों तक उड़ाने का जो आनंद है वह उसको फिर आगे की ओर कर देता है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। लगता है बच्चों को कि पतंग ही नहीं उड़ रही है आकाश में, उसके साथ वह भी उड़ रहे हैं, और इससे क्या होता है, रोमांच और बढ़ता है। रोमांच बढ़ता है तो रंध्रों का अर्थ होता है छिद्र। तो यहाँ छिद्र किसके हैं, यहाँ पर कोई छेद दूसरे छेद की तो बात नहीं, यहाँ पर छिद्र वही है जो आपके शरीर के अंदर रोम छिद्र हैं, उन्हीं की बात कर रहा है कि वह रोमांचित होते हैं तो रोम छिद्र खुल जाते हैं और उनमें से रोए खड़े हो जाते हैं, और उस रोमांच के सहारे में भी लगता है कि हम आकाश में पतंगों के साथ उड़ रहे हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, कभी कभार दुर्घटना हो जाती है, लाख बचाए लेकिन दुर्घटना हो जाती है। इसीलिए कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये जो बच्चे जब खेलते हैं ना, पतंग उड़ाने क्रम में सावधानी तो रहती ही नहीं है, तो बच्चों की सावधानी हटी और कभी कभार वो दुर्घटना से ग्रसित होकर गिर भी जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कवि ने पहले बताया कि बच्चों जन्म से ही कपास के समान होते हैं, नाजुक होते हैं, उनका शरीर नाजुक होता है, तो वो जब गिरते हैं तो वह नाजुक शरीर ही उनका अस्त्र बन जाता है और उनको बड़ों की अपेक्षा कम चोट लगती है। आगे और बच जाते हैं तब, और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं, और जब वह बच जाते हैं तो उनका उत्साह और भी बढ़ जाता है। वो डरते नहीं है बच्चे, वो गिरे अरे कुछ नहीं हुआ, यह भाव उनके मन में आता है, और यह भाव उनको बताता है कि गिर के उठना ही तो नियति है। जो गिर के उठना नहीं जाना वह जीवन में पराजित हो जाता है। इस तरह से बच्चे सीखते हैं कि हम गिरकर उठे हैं, और जब गिर कर उठते हैं तो निडरता का भाव उनके अंदर समा जाता है, और वह पहले से भी ज्यादा निडर होकर साहस के साथ उस सुनहले सूरज के सम्मुख खड़े होकर, जो सूरज ऊंचाइयों पर है उसके सामने खड़े हो जाते हैं। पृथ्वी और तेज घूमती हुई आती है, यहाँ फिर पृथ्वी तेज घूमती हुई आती है, मतलब बच्चे और तेजी से छतों पे या इधर उधर उन पतंग को उड़ाने के क्रम में दौड़ने लगते हैं। बेचैनी बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे बेचैनी बढ़ती है बच्चे और तेज दौड़ते हैं, और तेज ऊपर पतंग उड़ाने के क्रम में जब बच्चे चलते हैं तो लगता है कि पृथ्वी छोटी पड़ गई है। पृथ्वी खुद ही उनके पास बेचैन बच्चों के पास आकर उनके पास खड़ी हो जाती है, मतलब उनके पास पहुंच जाती है। पृथ्वी स्थिर तो नहीं होती, हमको महसूस होता है पृथ्वी परिक्रमा करती है, लेकिन यहाँ पृथ्वी बच्चों की परिक्रमा नहीं कर रही है। यहाँ बच्चे जो उत्साहित होकर पतंग उड़ा रहे हैं, गोल गोल घूमते हुए, आगे पीछे घूमते हुए, इधर उधर दौड़ते हुए, तो यहाँ पे कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि उनके लिए पृथ्वी भी छोटी पड़ जाती है। लगता है कि पृथ्वी स्वयं उनके पास घूमते हुए आ रही है। तो बच्चों, आपको पाठ कैसा लगा?
इस पाठ से हमने काफी कुछ सीखा। क्या सीखा? कि हमारे हौसलों की उड़ान पतंगों के समान ऊंची उड़नी चाहिए। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, हम गिरते हैं, ये नियति है, द्वंद्व में बंधा हुआ है जीवन। अगर हम गिरते हैं तो फिर उठते हैं, और जो गिरकर उठते हैं वही निडर कहलाते हैं, वही बहादुर कहलाते हैं। यहाँ पे और भी हमें सीखने को मिला कि बच्चों के मनोभावों को पतंग की तरह उड़ना चाहिए। अर्थात पतंग के माध्यम से कवि ने यह बताने का भी प्रयास किया है कि हमें लक्ष्य, अपने जीवन का लक्ष्य भी जो है ऊंचा रखना चाहिए। और जब उस लक्ष्य, पतंग रूपी लक्ष्य को जब हम ऊंचा ही ऊंचा उड़ाने के क्रम में बढ़ेंगे तो हम भी ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेंगे। हाँ, हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, परेशानियाँ आएंगी। जैसे कई बार पतंग कट जाती है तो उसे निरुत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, और पुनः उत्साहित होकर पुनः पतंग उड़ाने के लिए अग्रसर होना चाहिए। तो आशा है आपको पाठ पसंद आया होगा, और यदि पाठ आपको पसंद आया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।